गुड डे स्टूडेंट्स। हमने पहले की क्लास में कोलबर्ग के नैतिक विकास की थ्योरी के बेस के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने नैतिकता को किस तरह से डिफ़ाइन किया और उन्होंने कैसे बताया कि हर लेवल पर बच्चे में नैतिकता के प्रति क्या रीजनिंग होती है। इसके लिए उन्होंने एक कहानी भी सुनाई थी कि एक व्यक्ति की वाइफ बहुत डेथ बेड पे थी और उसको कोई दवाई चाहिए थी और ड्रगिस्ट जो है उस दवाई को ज़्यादा महंगे भाव में दे रहा था। उसके पास इतना पैसा नहीं था, उसने सबसे हेल्प मांगी, तब भी उसके पास दवाई के लिए लायक सिर्फ आधे पैसे हुए थे। तो उसने ड्रगिस्ट को रिक्वेस्ट किया कि तुम मुझे ये दवाई फ्री में दे दो या फिर कम पैसे में दे दो, मैं तुम्हें बाद में वापस दे दूंगा, जितने भी पैसे हैं मैं बाद में आपको और बाकी के पैसे दे दूंगा। लेकिन उसने मना कर दिया। तो इस स्टोरी को उन्होंने विभिन्न एज ग्रुप के बच्चों को सुनाया और उनसे ये पूछा कि क्या हैंस ने सही किया या गलत किया, और उन्हीं के जवाब के आधार पर उसने थ्योरी को उन्होंने अपनी थ्योरी में 3 लेवल्स दिए कि मॉरल रीजनिंग के 3 लेवल्स। फर्स्ट प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी, सेकंड कन्वेंशनल मॉरलिटी एंड थर्ड पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी। प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी में भी उन्होंने मॉरलिटी में 2 स्टेज बताई। पहला ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, यानी जो फर्स्ट स्टेज का बच्चा है, जो छोटा बच्चा है, उसके लिए मॉरलिटी किससे रिलेटेड होती है, नैतिकता किससे संबंधित होती है? ओबीडियंस एंड पनिशमेंट से। यानी किसी ने कह दिया ये काम करो तो करना है, किसी ने कह दिया नहीं करना है तो नहीं करना है। आज्ञाकारी बनना है, जैसे बड़े कहते हैं उसी को मानना है, क्योंकि यदि हम वो काम नहीं करेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगा। यानी उनके लिए मॉरलिटी ओबीडियंस एंड पनिशमेंट तक ही सीमित है। तो उनके हिसाब से जब भी मॉरलिटी को यदि हमें सिखाना है बच्चे को, तो यदि कोई गलत काम करता है तो उसको पनिशमेंट दिया जाना चाहिए, और यदि वो सही काम करता है तो उसकी तारीफ की जानी चाहिए। सेकंड स्टेज में प्री कन्वेंशनल का जो सेकंड लेवल था वो था इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। इसमें बच्चे ने इस पे जोर दिया कि हर व्यक्ति की अपनी सोच अलग अलग होती है और उसने कुछ दिया तो उसको बदले में क्या मिला, इससे रिलेटेड उसके जवाब थे कि भाई ऐसा किया तो वैसा किया। मैं आपको हर स्टेज के साथ में बताऊं कि बच्चे ने उस वाली स्टोरी के हिसाब से क्या जवाब दिया होगा। जैसे फर्स्ट स्टेज थी ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। छोटे बच्चे से पूछा गया कि भाई इसने गलत किया कि इसने सही किया, तो बच्चे ने ये कहा कि यदि वो पकड़ा गया और उसको पनिशमेंट मिला तो उसने गलत किया, यदि वो पकड़ा नहीं गया और पनिशमेंट नहीं मिला तो उसने सही किया। सेकंड स्टेज के बच्चे से पूछा गया कि आप बताइए कि भाई उसने चोरी करी हैंस ने, तो उसने सही किया कि गलत किया, तो इसने ये कहा कि यदि वाइफ बच गई, तो यानी एक्सचेंज एंड इंडिविजुअलिज्म, यदि दवाई देने से वाइफ बच गई तो उसने सही किया, यदि वाइफ मर गई तो उसने गलत किया। थर्ड स्टेज आती कन्वेंशनल। इसमें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया। उनके इस एज ग्रुप के बच्चों ने ये बोला कि क्योंकि वो अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसने सबसे मदद भी मांगी थी, ड्रगिस्ट भी सही नहीं कर रहा था, तो इसलिए उसने जो किया वो सही किया, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। और क्योंकि वो अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, यदि वो अपनी वाइफ को प्यार नहीं करता और फिर वो चोरी करता तो वो गलत होता। बोलने की आदत ही खत्म हो गई, आज क्लास नहीं होती ना। अच्छी स्टोरी ना। फिर चौथी स्टेज में बच्चे को पूछा गया तो उसका था उसने एम्फोसिस दिया था मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। यानी ऐसे तो यदि मान लो कोई अपनी वाइफ को प्यार करता है तो दूसरे का मर्डर कर देगा, कुछ भी करेगा, ये सही नहीं है। समाज में लॉ और जो कानून है उसको बनाए रखना है, सामाजिक उसको बनाए रखता है समरूपता को, तो ये चीज़ गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए था। स्टेज 5 के बच्चे से पूछा गया सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। उसने ये कहा क्योंकि उसने सबसे मदद मांगी थी फिर भी उसने नहीं दिया, उसने इतने लोगों को अप्रोच किया उसने नहीं दिया, तो भाई उसका अधिकार बनता है कि वो अपनी बीवी को बचाए, क्योंकि उसमें उस ड्रगिस्ट की लागत जो थी वो सिर्फ 200 रुपये थी और वो 2000 रुपये चार्ज कर रहा था, तो ये गलत था, तो इसने सही किया। और
लास्ट स्टेज जो है वो है यूनिवर्सल प्रिंसिपल वाला। उसमें ये है कि चोरी करना गलत है तो गलत है, भले वो ही पकड़ा जाए चाहे ना पकड़ा जाए, चाहे कहीं अब किसी कंडीशन में किया हो, चाहे वाइफ बच गई हो, चाहे मर गई हो, या कोई भी कारण है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि चोरी गलत बात है तो गलत बात है। ये है मॉरलिटी। विभिन्न अवस्थाओं में किस तरीके से बच्चे रिस्पॉन्ड करके उन्होंने अपने जजमेंट को बताया कि उनकी रीजनिंग किस आधार पर किस पर आधारित थी। अब हम पढ़ेंगे हर स्टेज को डिटेल में। प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी, ये कौन से एज ग्रुप से रिलेटेड है? 4 से 10 वर्ष की अवस्था के बच्चों के लिए। अ पर्सन इज मोटिवेटेड बाय ओबीडियंस टू अथॉरिटी, यानी 4 से 10 साल का जो बच्चा था उम्र का, उसके लिए मॉरलिटी वही थी कि जो बड़ा व्यक्ति कहता है वो सही है, जो बड़ा कहता है वो गलत। जब बड़ा किसी चीज़ को यदि गलत कह रहा है तो वो गलत है, बड़ा किसी चीज़ को सही कह रहा है तो वो सही है, और हमें उनकी आज्ञा माननी चाहिए क्योंकि हमें कहने वाला व्यक्ति कौन है? बड़ा है। कॉमनली एसोसिएटेड विद यंग चिल्ड्रन, बड़े बच्चे जो होते हैं ये उनसे 4 से 10 साल के बच्चों से संबंधित थी। इसमें लिटिल थॉट अबाउट मॉरलिटी, उनके लिए नैतिकता का महत्व सिर्फ ओबीडियंस एंड पनिशमेंट तक ही आधारित था। मोरल कोड इज शेप्ड बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ एडल्ट एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फॉलोइंग और ब्रेकिंग देयर रूल्स। उनके लिए मॉरलिटी कितनी है? इतनी कि जो बड़े लोगों ने कह दिया वो मॉरलिटी है, और उसका यदि हमने पालन नहीं किया है उसके बदले का उसका परिणाम क्या हुआ उसके ऊपर आधारित उनकी मॉरलिटी है। यदि उन्होंने किसी रूल को, बड़े के कहा को नहीं माना और उसको बदले में डांट नहीं मिली या पनिशमेंट नहीं मिला तो वो मॉरल बिहेवियर था। यदि मॉरल बिहेवियर नहीं होता तो मम्मी जरूर चांटा मार देती। मम्मी ने चांटा नहीं मारा, इसका मतलब गलत नहीं था। कि उनके लिए मॉरलिटी सिर्फ एडल्ट के अकॉर्डिंग जो डिफाइन कर देता है, एडल्ट कह देता है कि ये तुम्हें कहना मानना है, मान लिया, और यदि नहीं माने तो उसको यदि मार पड़ेगी या पनिशमेंट मिलेगा तो वो मॉरलिटी है, और यदि पनिशमेंट नहीं मिलता है तो ठीक है, वो व्यवहार अप्रूव्ड है, वो कुछ भी कर सकता है। इसकी फर्स्ट स्टेज है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। अर्लीस्ट स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, ये नैतिक विकास की पहली अवस्था है जो कि छोटे बच्चों में देखने में आती है। इसमें बच्चों के लिए फिक्स्ड रूल्स होते हैं, एब्सोल्यूट होते हैं, मूर्त होते हैं कि ये तो ये, नहीं तो नहीं। जैसे उसने चोरी की तो जो चोरी करते हैं तो उसका दुष्परिणाम ये होता है कि उसको चाटा पड़ता है। यदि आपने चाटा नहीं मारा तो उसने चोरी नहीं करी। देन ओबेइंग द रूल्स इज इंपॉर्टेंट टू अवॉइड पनिशमेंट। वो रूल्स का पालन इसलिए करते हैं कि उनको बदले में पनिशमेंट ना मिले। यदि आप पनिशमेंट नहीं दोगे तो वो रूल का पालन भी नहीं करेंगे, उसके लिए वो बाध्य नहीं होंगे। मॉरलिटी इज मोटिवेटेड सॉलिडली बाय पनिशमेंट, यानी मॉरलिटी यदि सिखानी है तो पनिशमेंट के द्वारा उसको आसानी से सिखाई जा सकती है। ये है पहली अवस्था, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। सेकंड है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। चिल्ड्रन अकाउंट इंडिविजुअल पॉइंट्स ऑफ व्यू, मतलब उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है देखने का और कहने का। इसमें हर बच्चा अपनी तरीके से सोचता है, अपनी तरीके से मॉरलिटी को सीखता है और उसकी रीजनिंग करता है। जज एक्शंस बेस्ड ऑन हाउ दे सर्व इंडिविजुअल नीड्स। उन जो जजमेंट होता है ना कि जैसे मान लीजिए हैंस ने सही किया कि गलत किया, तो इस वाले उम्र के बच्चों के लिए यदि वो अपनी वाइफ को प्यार करता है और फिर उसने इस तरह का एक्शन किया है तो ठीक है, सही है, ऐसा करना चाहिए। वाइफ को प्यार कर रहा था, यदि वो वाइफ को प्यार नहीं करता था फिर भी उसने चोरी कर ली तो उसने गलत किया, ठीक है। रेसिप्रोसिटी इज पॉसिबल बट ओनली इफ इट सर्व्स वंस ओन इंटरेस्ट। उससे उल्टा भी हो सकता है कि इंडिविजुअल जो है वो अपने एक्शन को किसी के ऊपर, उसके व्यक्ति के ऊपर भी आधारित कर सकता है और अपनी सोच के ऊपर भी आधारित कर सकता है। जैसे कि भाई मैं भी अपनी मम्मी को बहुत प्यार करता हूँ तो मम्मी ऐसे हो जाएगा तो बुरा होगा तो ऐसा करना ही चाहिए था। और दूसरा सेम ये भी हो सकता है कि उसकी वाइफ भी उसको प्यार करती थी क्या, या वो अपनी वाइफ को प्यार करता था। दोनों को रेसिप्रोसिटी भी देखनी होगी। साथ ही चिल्ड्रन रिकॉग्नाइज दैट देयर इज नॉट जस्ट वन राइट व्यू एंड दैट डिफरेंट इंडिविजुअल हैव डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। इसमें जब उन्होंने देखा तो ये पाया कि हर बच्चे का अपना एक सोच थी। इस लेवल पे उनमें फोकस ये था कि हर बच्चे के अपने अनुभव के आधार पर, इंडिविजुअलिज्म पर अलग अलग पर्सपेक्टिव से वो उस चीज़ को देख रहा था। और लेकिन
मेन इंटरेस्ट ये था, द गोल इज टू अवॉइड पनिशमेंट, यानी ऐसी चीज़ की जिसके बदले में पनिशमेंट ना मिले। मतलब फर्स्ट स्टेज के लिए इंपॉर्टेंट था रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट मॉरलिटी को सिखाने के लिए। एग्जाम्पल, स्टेज 1 का बच्चा क्या कहेगा कि मैं क्लास में चुप क्यों रहूँगा, आई विल कीप क्वाइट सो डैट टीचर वॉन्ट गेट मैड एट मी। मेरे को क्लास में चुप क्यों रहना है, ये मॉरलिटी नहीं है, मुझे क्लास में चुप इसलिए रहना है कि मेरी मैम मुझसे नाराज ना हो। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, साथ में ओबीडियंस। स्टेज 2 का बच्चा, आई विल लेट यू कॉपी माइन इफ यू डू माई होमवर्क एक्सचेंज। यदि तुम मुझे होमवर्क करके दोगे, मेरा होमवर्क करोगे तो मैं तुम्हें अपना चीटिंग करने दूंगा। मतलब एग्जाम में यदि उसको चीटिंग भी करानी है तो उसके बदले में वो कहेगा कि पहले तुम मेरा कुछ काम करो तो मैं तुम्हारा कुछ काम करूंगा। तो उसके लिए मॉरलिटी ये नहीं कि चीटिंग करानी गलत बात है, नहीं, यदि बदले में तुम कुछ अच्छा दे रहे हो तो चीटिंग भी की जा सकती है। दूसरी स्टेज है कन्वेंशनल मॉरलिटी, ये है 10 से 13 साल के बच्चों के लिए। पीपल फोकस ऑन फॉलोइंग सोशल नॉर्म्स एंड कस्टम्स। इसमें बच्चे जो है वो सामाजिक जो नॉर्म्स बना रखे थे, मानक होते हैं और रिवाज होते हैं, उसके ऊपर बहुत फोकस करते हैं। बिगिन टू इंटरनलाइज द मॉरल स्टैंडर्ड ऑफ द वैल्यूड एडल्ट रोल मॉडल्स। अब ये बच्चों को जैसे बड़े जो कहते हैं उसके पीछे क्या कारण है, बड़ा सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है, या हमें उसको किस बहुत सारे बड़े होते हैं, कौन से बड़े को हमारा रोल मॉडल मानना होता है, ये इन सब निर्णयों के ऊपर ये पहुंच जाता है। रीजनिंग इज बेस्ड ऑन द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप टू विच द पर्सन बिलोंग्स। उसकी जो रीजनिंग है वो जिन लोगों के बीच में रहता है उनके मानक क्या है, उनके स्टैंडर्ड क्या है, उनकी वैल्यूज क्या है, उसके ऊपर इनकी रीजनिंग बेस्ड होती है। स्टेज 3, इसको इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी पर जोर दे सकते हैं। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या है, आपसी संबंध, अंतर व्यक्तिगत संबंध कैसे हैं। ऑल्सो नोन एज गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। अच्छा लड़का है, इसने अच्छा किया, बुरा लड़का है, उसने बुरा किया। चोरी करना गंदी बात है, उसने गंदी बात करी, चोरी करके उसने बचाया तो अच्छी बात है। उसकी वाइफ उसको बहुत प्यार करती थी इसलिए उसने बचाया तो गुड गर्ल। फोकस ऑन लिविंग अप टू सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड रोल। तो वापस से समाज के अनुरूप व्यवहार करने के लिए इसके ऊपर फोकस रहता है। तीसरी स्टेज में एम्फेसिस ऑन कन्फर्मिटी बीइंग नाइस। मतलब उनका जोर ये होता है कि उनके इस एक्शन से समाज में लोग क्या कह रहे हैं, मतलब समाज के लोग यदि बाकी लोग उनको क्या कहते हैं, और ये उसने कितनी मेहनत करके देखो चोरी करी लेकिन बचाया तो उसने अपनी वाइफ को, उसको बचाना चाहिए था, वो कितनी, तो डिपेंड करता है कि समाज जिन लोगों के बीच में रह रहा है वो इस एक्शन को कैसे देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका जवाब होता है। कंसिडर हाउ चॉइसेस इन्फ्लुएंसेस रिलेशनशिप, और साथ में ये भी रहता है कि उनके आंसर में कि उनके संबंध कैसे हैं, आपस में रिलेशनशिप कैसे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। emphasizes the maintenance happy interpersonal relationship and pleasing others। और इसमें यह भी होता है कि ऐसा करने से समाज में सब लोग उसको प्यार कर रहे हैं, या परिवार के लोग उसको प्यार कर रहे हैं, या लोग उसको कैसे देख रहे हैं, किस नज़र से देख रहे हैं, क्या उसके इस एक्शन से लोग खुश हुए, या इन सब चीज़ों के ऊपर उसका जोर रहता है। अ नीड टू अवॉइड रिजेक्शन, डिसअफेक्शन और डिसअप्रूवल फ्रॉम अदर्स। इस समय उसके लिए दूसरे लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उसको वही डर होता है कि ये एक्शन करने के बाद में लोग मुझे ऐसा तो नहीं कि गंदा बच्चा है, नहीं, मुझे गुड बॉय बनना है, मुझे गुड गर्ल बनना है। उनको रिजेक्शन से डर लगता है कि कोई मुझे तिरस्कार नहीं कर दे कि ये बच्चा आगे हट जाओ, सब जना इससे कोई बात नहीं करेगा, इससे बोलना बंद कर दो। तो वो उसके अकॉर्डिंग मॉरलिटी करेंगे कि मॉरल बिहेवियर करेंगे कि मुझे सब पसंद करें। डिसअफेक्शन से भी डरते हैं कि डिसलाइक करे कोई, और साथ में कुछ लोग जैसे हैं कि ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करना, ऐसा कोई मेरे लिए ना कह दें, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी मॉरलिटी डेवलप होती है। सेकेंड स्टेज का चौथा जो है वो है सब स्टेज है मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, कानून व्यवस्था को बनाए रखना। कंसिडर सोसाइटी एज ए होल व्हेन मेकिंग जजमेंट। इस स्टेज का बच्चा पूरा समाज को एक यूनिट इकाई की तरह देखता है, तो वो जो भी निर्णय लेता है बाकी समाज को भी ध्यान में रखकर निर्णय लेता है। सिर्फ उसी लड़की, उसकी वाइफ, हैंड्स या और लोग उनको लेकर नहीं देखता, वो देखता है एज अ होल सोसाइटी
और उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। फोकस इज ऑन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर बाय द फॉलोइंग द रूल्स। उनका मेन फोकस ये होता है कि समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखना मेन होना चाहिए उद्देश्य, और उससे अपने कर्तव्य का पालन किया जाना चाहिए, और जो हमारे कानून व्यवस्था को संभालने वाले लोग हैं हमें उसका सम्मान करना चाहिए। देन please individuals to maintaining social order by following social norms, customs and laws। यहाँ पर भी अगेन उसका ये ध्यान रहता है कि समाज के कानून कायदों रीति रिवाजों मानकों को यदि हम मानेंगे तो व्यक्ति जो है बाकी समाज में रहने वाले जो लोग हैं वो उनको पसंद करेंगे। becomes aware of the wider rules of society to avoid guilt। उनका ऐसा नहीं कि हम समाज जो है हमें गंदी नज़र से देखें या समाज में रहते हुए हमें शर्मिंदगी हो, हम ऐसा कोई काम ना करें। a need to not to be criticized by a true authority figure। और ये भी सोचते हैं कि हमें कुछ जो भी मेन हमारा मेन बड़ा व्यक्ति है हमारे घर का या बाहर का या समाज का या कॉलेज का या स्कूल का, वो हमें क्रिटिसाइज ना करे कि भाई ये चीज़ गलत है, ये गंदा बच्चा है, ऐसा ना कहे, इसके हिसाब से अपने जजमेंट लेता है। एग्जाम्पल, तीसरी स्टेज का बच्चा, आई विल बाय दैट ड्रेस सो डैट माई फ्रेंड्स विल लाइक मी। यानी वो किसी कपड़े को खरीद रहा है तो वो इसलिए नहीं खरीद रहा है कि उसको पसंद है, इंटर रिलेशनशिप के इम्पोर्टेंस देता है, तो उसको ये ज़्यादा चिंता रहती है कि बच्चे मुझे पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, इस ड्रेस को मैं पहनूंगा तो मेरे बच्चों को बहुत पसंद आएगी, इसलिए मुझे ये ड्रेस खरीदनी चाहिए। फिर स्टेज 4, यू शुड नॉट कट द क्लास बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट स्कूल रूल्स। स्कूल में क्लास बंक नहीं करनी चाहिए क्योंकि बंक नहीं ही करनी चाहिए, ये एक रूल है, तो रूल को डिसओबे नहीं करना चाहिए। ऐसे तो सब बंक करने लग जाएंगे तो टीचर कैसी आ रही है, वो कितना परेशानी हो रही होगी, मतलब इस तरह से, क्योंकि समाज और स्कूल में एक नियम है कि स्कूल को बंक नहीं करना है, क्लास को छोड़ना नहीं है, तो इसलिए वो क्योंकि लॉस को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं, सोशल लॉस को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो वो कहते हैं कि क्लास को है जो उसमें रूल्स को मानना चाहिए, स्कूल के रूल्स को मानना चाहिए था। ये है मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी की 4th स्टेज।